अब चलिए हम बात कर लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। स्क्वायर का मैट्रिक्स का मतलब ये है कि आपके पास जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर की फॉर्म में मिलेगी। अब देखिए, जैसे हमने रेक्टेंगुलर वाला केस किया था, सेम ऐसे ही हम स्क्वायर के बारे में समझते हैं। अब देखिए, स्क्वायर किसे कहते हैं? स्क्वायर किस जिसे उसे कहते हैं जिसकी चारों साइडें बराबर हो। ठीक है दोस्तों, जिसकी चारों साइडें बिल्कुल बराबर हो, यानी कि अगर ये ए है तो ये भी ए है, और ये भी ए है, ये भी ए है, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं, जिसकी चारों साइडें इक्वल होनी चाहिए। सेम ऐसे ही हमारे पास मैट्रिक्स में भी अगर आपके पास रो और कॉलम दोनों सेम है, रोज एंड कॉलम्स दोनों सेम है, मतलब कहने का क्या है, दो रोज हैं और दो ही कॉलम होंगे उस मैट्रिक्स के अंदर। अगर 3 रो हैं तो 3 कॉलम होंगे, अगर 4 रो हैं तो 4 ही कॉलम होंगे। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती हैं उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने लिखा 1 3 2 5। अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है दोस्तों, सेम ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है 1 3 5 0 4 3 और 2 7 8। अब ये जो मैट्रिक्स है ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्क्वायर मैट्रिक्स को आपने स्क्वायर के नाम से याद रखना है कि जिसमें जो रो है और कॉलम है वो दोनों की वैल्यूज जो है वो सिमिलर होनी चाहिए। या तो वो 2 2 की मैट्रिक्स होगी, या 3 3 की होगी, या 4 4 की होगी, किसी भी टाइप की हो सकती है। बस इसमें आपने जस्ट एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो मैट्रिक्स है वो इक्वल होने चाहिए, जो रो है और कॉलम है उनके जो नंबर्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स के बारे में, जिसका नाम है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो नाम से ही क्लियर हो रही है वैसे तो डायगोनल के बारे में। डायगोनल मैट्रिक्स, अब देखिए डायगोनल का मतलब क्या होता है। डायगोनल आपने सभी ने पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में, पहले मैं इसको समझा देता हूँ डायगोनल किसे कहते हैं। जस्ट जैसे कि आपके पास ये कोई स्क्वायर है, या कोई रेक्टेंगल भी ले सकते हैं आप, कोई स्क्वायर भी ले सकते हैं, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम डायगोनल। ठीक है, और ये जो डायगोनल होता है इसका नाम हमारे पास होता है प्रिंसिपल डायगोनल, क्योंकि ये फर्स्ट डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल। हमने इसी डायगोनल के ऊपर ही वर्क करना है, अदरवाइज इसमें एक डायगोनल और होता है। फिलहाल के लिए हम जस्ट प्रिंसिपल डायगोनल की बात करेंगे और इसी के बारे में ही पढ़ेंगे। मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के बेस पे ही आपके पास जो है मैट्रिक्स बनेंगी। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए प्रिंसिपल डायगोनल में। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ये जो डायगोनल है प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि एक एलिमेंट यहाँ पे, एक एलिमेंट यहाँ पे आता है और एक एलिमेंट यहाँ पे आता है। तो ये जो तीनों एलिमेंट हैं इनमें से एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। पर ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। ये जो डायगोनल वाली लाइन है इस पे 3 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, 2 इंटू 2 की लेंगे तो उसमें अलग केस बनेगा। तो 3 इंटू 3 वाली केस में आपके पास तीनों एलिमेंट्स में से कोई भी एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट, चाहे उसमें 2 एलिमेंट भी जीरो हो सकते हैं, तीनों जीरो नहीं होने चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मेरे पास पहले 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 2 4 0 0। अब देखिए ये जो है ये है डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, अब ये है नॉन जीरो। अब इसमें जरूरी नहीं है कि दोनों एलिमेंट नॉन जीरो हों, एक एलिमेंट नॉन जीरो है तब भी आपके पास सही है, गलत नहीं है। और अगर मैं बात करूं 3 इंटू 3 वाली मैट्रिक्स के केस में, तो उस केस में भी आपने क्या करना है, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं इनमें से आपने कोई भी एक, कम से कम एक, 2 भी ले सकते हैं आप, 3 भी ले सकते हैं, नॉन जीरो होने चाहिए। जैसे कि मैंने लिख दिया 4
-3 2। इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स बचते हैं वो सारे जीरोस होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है हमेशा के लिए। और जो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है उसमें एक चीज और आपने याद रखनी है, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पे अप्लाई होती है। मतलब कहने का ये है कि वो मैट्रिक्स आपने लेनी है जो एक स्क्वायर की फॉर्म में हो। स्क्वायर की मैट्रिक्स को ही आप डायगोनल मैट्रिक्स बना सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अगर कोई दूसरी मैट्रिक्स है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 3 4 2 6 4, तो ये जो मैट्रिक्स है उसको आप डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो डायगोनल है वो नहीं आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट डायगोनल आएंगे, क्योंकि 1 2 और उसके बाद एक एलिमेंट और चाहिए, वो एलिमेंट इसमें मिसिंग है। ऐसे ही सेम टू सेम अगर हम बात करते हैं कोई और दूसरी मैट्रिक्स के बारे में, जैसे कि मैंने मैट्रिक्स ले ली 1 4 3 2 6 9, अब इस मैट्रिक्स को भी आप डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स में इसमें डायगोनल नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट डायगोनल बनेंगे। एक डायगोनल यहाँ पे है, एक डायगोनल यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो इसलिए इस मैट्रिक्स में हम डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। तो जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि उसके रो और कॉलम दोनों सेम होने चाहिए, या तो वो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स होगी, या 3 इंटू 3 की होगी, या 4 इंटू 4 की मैट्रिक्स होगी। उसके बाद आपने जो डायगोनल है वो नॉन जीरो करने हैं, बाकी सारे एलिमेंट आपके पास जीरो रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास मैट्रिक्स का, वो हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं हम जिसमें क्या है, हमारे पास सभी के सभी एलिमेंट्स जो है वो सेम होने चाहिए। अब जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन से एलिमेंट्स होंगे, सबसे पहले इस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर आपने हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स लेनी है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल है वो सेम होने चाहिए, चाहे वो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, चाहे वो 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स लेके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैंने 4 लिखा 0, तो 0, और यहाँ पे भी 4 आएगा। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये दोनों सेम होने चाहिए। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ 3 इंटू 3 मैट्रिक्स के बारे में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे 2 0 0 0 2 0 2 0 0। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये सभी के सभी सेम होने चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स तीनों के तीनों, अगर वो 3 इंटू 3 किया है तो 3 एलिमेंट, अगर 2 इंटू 2 किया है तो 2 एलिमेंट, दोनों के दोनों डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए। कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे वो 2 की फॉर्म में हो, चाहे वो 3 की हो, चाहे वो 4 की फॉर्म में हो। यहाँ पे 4 सेम है सभी दोनों सभी डायगोनल्स में, यहाँ पे 2 सेम है। तो ये जो है वैल्यूज सभी की सेम होनी चाहिए। 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है। तो दोस्तों ये था हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। आइडेंटिटी यहाँ पे आपके पास नाम से ही क्लियर हो रहा है वैसे तो, आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं? आइडेंटिटी का मतलब होता है 1। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स लेंगे आप जिसमें जो है सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर जब पूरे के पूरे डायगोनल एलिमेंट सिंगल वैल्यू होती है, आइडेंटिटी होते हैं, यानी कि 1 होते हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं आई से। ठीक है दोस्तों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं 2 इंटू 2 मैट्रिक्स की, तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो 1 1 होंगे और बाकी सारे 0। और अगर मैं बात करूं 3 इंटू 3 मैट्रिक्स के बारे में, तो वहां पे ये सारे वैल्यूज हमारे पास 1 1 होंगी और बाकी सारी होंगी हमारे पास जीरोस, कुछ इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, तो ये जो एलिमेंट्स हैं 3, ये तीनों सिंगल वैल्यूज होंगी यानी कि आइडेंटिटी होंगी, और ये जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास 1 होंगे, बाकी सारे जीरोस होंगे। तो ये जो आई से, ये इसको डिनोट करते हैं हम आई से। अब देखिए जो आई है वो आप
डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लिख सकते हैं। आप 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है तो इसमें आप आई को I2 लिख सकते हैं, और ऐसे ही 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है तो इसमें आप I3 लिख सकते हैं। इससे जो है सामने वाले को क्लियर हो जाएगा। अगर आपने डायरेक्ट I3 लिख रखा है, कहीं भी आपने I3 मेंशन कर रखा है, तो वहां पे जो है स्टूडेंट है वो आसानी से समझ जाएगा कि ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है दोस्तों, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपने याद रखना है हमेशा के लिए जो डायगोनल है वो 1 1 होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट हमारे पास जीरोस होंगे। और 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है तो उसको I2 से डिनोट करते हैं, और 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है तो उसको I3 से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, इस चीज को आप समझ लें। सबसे पहले कोई भी एक मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास क्या है, जो एलिमेंट्स हैं वो एक ट्रायंगल की शेप में फॉर्म हो, उसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, वो ट्रायंगल जो मैट्रिक्स में लोअर साइड में बनेगी। ठीक है, लोअर एलिमेंट्स के साथ जो कंबाइन होकर बनेगी उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा देता हूं, जैसे कि हमारे पास 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 0 6 5 0 0 4। अब इस मैट्रिक्स में आप ध्यान देंगे, ये जो एलिमेंट्स हैं एक ट्रायंगल की शेप को फॉलो करते हैं। ये एलिमेंट्स जो है वो एक ट्रायंगल की शेप को फॉलो करते हैं, और लोअर में ट्रायंगल बन रही है, इसलिए इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। क्लियर है दोस्तों, ध्यान रखेंगे 3 इंटू 3 की हम कोई भी मैट्रिक्स लेंगे और उसमें जो हमारे पास है, अगर लोअर साइड में ट्रायंगल बनती है एलिमेंट्स को मिला के, तो उसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर ऊपरले वाली साइड में बनती है मैट्रिक्स तो उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल के लिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, वो एलिमेंट्स जो प्रिंसिपल डायगोनल्स के अलावा प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर है वो सारे के सारे नॉन जीरो होने चाहिए, नीचे वाले जो एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए। यानी कि सिंपल सी बात वही है। अगर मैं यहाँ पे 3 इंटू 3 की कोई भी मैट्रिक्स लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे -1 0 0 2 8 0 और 2 4 6। अब ये जो मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें जो ट्रायंगल है वो ऊपर वाली साइड में बन रही है। ठीक है दोस्तों, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे अगर सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे यानी कि दिस वन, इस डायगोनल से नीचे अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर इस डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट जीरो हैं, यानी कि यहाँ पे इस डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट अगर जीरो हैं, दिस वन, ऊपर वाले एलिमेंट अगर जीरो हैं यहाँ से ऊपर, तो वो हमारे पास हो जाएगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपने ये छोटे से कॉन्सेप्ट याद रखना है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का दो टाइप्स की होती हैं, लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है नल और जीरो मैट्रिक्स। अब देखिए नल और जीरो, यहाँ पे नाम से ही क्लियर हो रहा है, जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात है, नल का मतलब भी जीरो ही है। अब देखिए जो मैट्रिक्स के अंदर सारे के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो उसको एक नाम दिया गया है जीरो मैट्रिक्स, या आप उसको नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स लेता हूं तो इसमें मेरे पास सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो हैं। और ऐसे ही अगर मैं 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स लेता हूं तो उसमें भी क्या है, मेरे पास सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो। इसको हम डिनोट करते हैं ओ से। ठीक है दोस्तों, ये जो नल मैट्रिक्स है और ये जीरो मैट्रिक्स है इसको हम ओ से डिनोट करते हैं, यानी कि दिस वन, इस नाम से। यानी कि आप लिख देंगे O इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास रहता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि हम जो है
रो को कॉलम्स में चेंज कर रहे हैं। इंटरचेंजिंग जब भी आप करेंगे रो को कॉलम में या कॉलम्स को रो में, तो आपके पास क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि अगर मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं, 2 into 3 की भी हो सकती है, 3 into 2 की भी हो सकती है। जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए लिख लिया यहाँ पे 1 2 4 5 6 3। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास 2 into 3 की फॉर्म में है, ठीक है दोस्तों। और अगर मेरे को इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है तो सबसे पहले तो मैं उसको डिफाइन करूंगा ए टी की फॉर्म में, यानी कि ये जो टी है वो ट्रांसपोज को डिफाइन करता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए डैश, ठीक है। ये दोनों की दोनों वैल्यूज का मतलब सेम ही है। आप अगर ए टी लिखते हैं तब भी ट्रांसपोज माना जाता है, अगर आप ए के ऊपर एक डैश लगा देते हैं तब भी ये ट्रांसपोज ही माना जाता है। अब ट्रांसपोज करते कैसे हैं उस चीज को समझते हैं। ट्रांसपोज जब भी आप करेंगे तो रो जो है वो कॉलम में चेंज होंगे और कॉलम जो है वो रो में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आपके पास जो है वो इंटरचेंजिंग हो जाएंगे, या तो आप रो को कॉलम में चेंज करें या आप कॉलम्स को रो में चेंज करें। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये हमारे पास है रो R1 और दिस वन इज R2। तो मैं इस रो को कॉलम में चेंज करता हूँ। अब मैं अगर रो को कॉलम में चेंज करूंगा तो ये पूरी की पूरी रो मेरे को ऐसे लिख के जाएगी 1 4 6, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी की पूरी रो को मैंने इस दिस वन रो को मैंने इसको कॉलम में चेंज कर दिया। सेकंड वाली रो को भी आपने सेम ऐसे ही कॉलम में चेंज कर दिया, यानी कि 2 5 और 3, ठीक है। अब देखिए इसमें ये डिफरेंस क्या होता है अगर आप इस तरह से ट्रांसपोज करते हैं कोई भी मैट्रिक्स का। अब यहाँ पे देखिए ये थी 2 into 3 की मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे 2 रोज थी और 3 कॉलम्स थे हमारे पास, ठीक है। 2 रोज थी और 3 कॉलम्स थे। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। यानी कि जब आप ट्रांसपोज करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का तो उसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है दोस्तों। एलिमेंट्स आपके पास उतने ही रहेंगे जितने पहले थे, अभी भी उतने ही रहेंगे ट्रांसपोज करने के बाद भी, पर जो चेंज आता है वो सिर्फ एक ऑर्डर में आता है। या तो आप 2 into 3 की मैट्रिक्स ले सकते हैं, 3 into 2 में वो चेंज हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगर आप 3 into 3 की मैट्रिक्स लेते हैं तब आपके पास ऑर्डर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे, अगर आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे तो वहां पे ऑर्डर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आप 2 into 2 की मैट्रिक्स लेंगे, फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने लिया 3 into 3 की मैट्रिक्स में, जैसे 2 4 6 -1 0 3 और 2 3 5, ये मैंने मैट्रिक्स ली 3 into 3 की फॉर्म में। सपोज करो ये हमारे पास है ए। अब अगर मेरे को ए डैश निकालना है, यानी कि मेरे को इसको ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज के लिए मैं क्या करूंगा, रो को कॉलम में चेंज करूंगा। ये हमारे पास रो है तो इसको मैं कॉलम की फॉर्म में लिखूंगा 2 4 6 और -1 0 3 और 2 3 5, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने क्या है रो को कॉलम में चेंज कर लिया। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जब भी आप ट्रांसपोज करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, वो अगर स्क्वायर है, ठीक है, अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर है, इस चीज पे ध्यान देंगे, अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर है तो उसके डायगोनल कभी भी चेंज नहीं होते हैं। जो प्रिंसिपल डायगोनल है स्क्वायर मैट्रिक्स का वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो सेम रहेगा अगर आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी करते हैं तब भी। ध्यान देंगे यहाँ पे 205 है और यहाँ पे भी आपके पास 205 ही है, ठीक है दोस्तों। तो ये काफी आसान कॉन्सेप्ट है इस चीज को समझने के लिए कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स जब आप करते हैं, अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स से अलग कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है 2 into 3 की फॉर्म में, 3 into 2 की फॉर्म में, या 4 into 3 की फॉर्म में, 3 into 4 की फॉर्म में, तो वहां पे जब आप इंटरचेंजिंग करेंगे तो ऑर्डर चेंज होगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में आप बात करते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा कोई केस नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके पास ऑर्डर सेम रहेगा, पर आपके पास जो डिफरेंस आता है वो यही है कि जो डायगोनल है इस वाली मैट्रिक्स के भी, ए वाली के भी और ए डैश वाली के भी, जो नई मैट्रिक्स आपने बनाई है ट्रांसपोज करने के बाद, प्रिंसिपल डायगोनल वाले वो सेम रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय, थैंक यू।